नमस्कार, मैं अतुल कुमार शर्मा पुनः सभी विद्यार्थियों का अक्षर हिंदी विषय संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी विषय के जिस भाग का अध्ययन करने वाले हैं वह है संधि। संधि की महत्ता से सभी विद्यार्थी पूर्णतः अवगत होंगे। इस अपेक्षा के साथ इस विषय का अध्यापन प्रारंभ करता हूं। संधि का जो अर्थ है वह होता है मेल या जोड़। संधि शब्द हम हिंदी विषय के अतिरिक्त इतिहास में भी पढ़ते हैं। इतिहास में जब किन्हीं दो राष्ट्रों या दो राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस विवाद की स्थिति को खत्म करने के लिए दोनों के मध्य संधि की जाती है और वहां पर भी संधि का अर्थ मेल या जोड़ होता है। उन दोनों राज्यों का मेल करने का प्रयास किया जाता है संधि के माध्यम से। वहां पर भी संधि का अर्थ मेल या जोड़ होता है और हिंदी विषय में भी संधि का अर्थ मेल या जोड़ होता है। संधि की जो परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इस परिभाषा में केवल दो ही तकनीकी शब्द हमें देखने को मिलते हैं, एक वर्ण और एक विकार। यदि इन दोनों तकनीकी शब्दों का हम अर्थ समझ जाएं तो इस परिभाषा को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। यहां पर वर्ण की मैं बात करूं, मुख से निकलने वाली ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। स्वर तथा व्यंजन वर्णों के भेद होते हैं। यहां पर अगला शब्द हमें मिलता है विकार, जिसका सामान्य शब्दों में अर्थ होता है परिवर्तन। अब यहां से इस परिभाषा को फिर से समझते हैं। दो वर्णों अर्थात स्वर या व्यंजनों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण है दिन धन ईश बराबर दिनेश। संधि में क्या होता है, जो एक प्रक्रिया होती है हमको उसको फॉलो करना पड़ता है, उसका अनुसरण करना पड़ता है। जो पहला शब्द होता है इसके अंतिम शब्द के या अंतिम वर्ण के सबसे अंतिम वर्ण को देखा जाता है। यहां पर ना है और इसमें कहीं ना कहीं आ वर्ण छुपा हुआ है। इसी के साथ जो ई शब्द है इसके प्रारंभिक वर्ण को हम देखेंगे। इसका प्रारंभिक वर्ण है ई। जब आ और ई का मेल कर दिया जाता है तो विकार के कारण ये दोनों मिलकर बन जाते हैं ए। इसलिए दिन धन ईश मिलकर बन जाता है दिनेश। यहां पर जो ए बन रहा है उसी ए की मात्रा यहां लग जाती है और बन गया ये दिनेश। संधि की महत्ता केवल हिंदी विषय में नहीं, इसके अतिरिक्त यदि हमें इन शब्दों के अर्थ भी निकालना है, जैसे हमें एक शब्द मिला दिनेश जिसका अर्थ हमें नहीं पता, यदि हमें इसका अर्थ निकालना है और यदि हम संधि विच्छेद कर लें तो इसका अर्थ हम आसानी से निकाल सकते हैं। जब दिनेश का संधि विच्छेद होता है तो बनता है दिन धन ईश। दिन का अर्थ सभी को पता है, ईश का अर्थ होता है राजा या पति। जब इन दोनों का अर्थ हम निकालते हैं दिन धन ईश मतलब दिन का राजा अर्थात दिनेश, तो दिन का राजा होता है सूर्य या सूरज। तो यहां पर दिनेश का अर्थ क्या निकल जाता है, सूर्य। तो केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ही नहीं बल्कि यदि हिंदी के कुछ शब्दों के हमें अर्थ निकालने हैं तो भी हम संधि का प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। इसकी जो परिभाषा है, कई बार परीक्षा में परीक्षक इसकी परिभाषा से हमें भ्रमित करने का प्रयास करता है। परिभाषा को जिस प्रकार से देता है कि दो वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं, और हम भी हड़बड़ी में या जल्दबाजी में उत्तर लगा देते हैं कि उसे संधि कहते हैं, जो कि सरासर गलत है। हमें अच्छे से पढ़ना होगा कि दो वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं, और जब दो वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन नहीं होता तो उसे संयोग कहते हैं। अर्थात संधि और संयोग में केवल इतना अंतर है कि जब वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होगा तो वह संधि होगी, और जब वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न नहीं होगा तो वो संयोग होगा। उदाहरण से समझिए, एक शब्द है राम
धन लखन। जब इन दोनों का मेल करते हैं तो बनता है राम लखन। इस राम लखन शब्द में राम धन लखन के बाद दोनों के मिलने के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए यह उदाहरण संयोग में चला जाता है। इसके बजाय जब हम दिन या और ईश का योग करते हैं या मेल करते हैं तो उसमें विकार और परिवर्तन होता है, इसलिए यह उदाहरण संधि में चला जाता है। अब बात करते हैं संधि के भेद या संधि के प्रकार की। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस विषय का या इस टॉपिक का कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। सबसे पहले समझते हैं हम कि स्वर संधि क्या होती है। हमने संधि की परिभाषा देखी कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। इस परिभाषा में यदि हम वर्णों के स्थान पर स्वरों को रख दें तो यहां से हमें स्वर संधि की परिभाषा मिल जाती है। जैसे 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। बड़ी आसानी से हमने संधि की परिभाषा को स्वर संधि की परिभाषा में परिवर्तित कर दिया। 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा प्रकार है गुण स्वर संधि, तीसरा प्रकार है वृद्धि स्वर संधि, चौथा प्रकार है यण स्वर संधि और अंतिम प्रकार है अयादि स्वर संधि। इस प्रकार से स्वर संधि के यहां पर 5 प्रकार होते हैं। एक एक संधि को हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हमारे पास दीर्घ स्वर संधि। संधि विषय पढ़ने से पूर्व हम कुछ और विषय पढ़ते हैं, उसमें हमें दीर्घ स्वर की परिभाषा मिलती है। दीर्घ स्वर की परिभाषा ये कहती है कि 2 समान वर्णों के मेल से बनने वाला नया वर्ण दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे जब हम आ और आ का मेल करते हैं तो आ बनता है, मतलब कि छोटा आ और छोटा आ का मेल करते हैं तो बड़ा आ बनता है। यहां से हमें दीर्घ स्वर की परिभाषा मिल गई कि 2 समान स्वरों के मेल से बनने वाला नया स्वर दीर्घ स्वर कहलाता है। इसी परिभाषा में यदि हम संधि की परिभाषा को जोड़ दें तो हमें दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा मिल जाती है कि 2 समान स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। समझते हैं। छोटा आ या बड़ा आ, जब हम इसका मेल छोटे आ या बड़े आ से करते हैं तो ये बड़ा आ बन जाता है। इसी प्रकार से जब हम छोटी ई और बड़ी ई का मेल छोटी ई या बड़ी ई से करते हैं तो यहां पर बड़ी ई बन जाता है। इसी प्रकार से जब हम छोटे ऊ या बड़े ऊ का मेल छोटे ऊ या बड़े ऊ से करते हैं तो यहां पर बड़ा ऊ बन जाता है। इसको भी समझते हैं एक एक उदाहरण की सहायता से। उदाहरण की सहायता से समझने से पूर्व आप ये समझिए कि यहां से प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। तो प्रश्न 3 प्रकार से आते हैं केवल। एक प्रश्न ये होता है, आपको एक शब्द दिया रहेगा, पूछेगा कि बताइए इस विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। दूसरा प्रश्न यहां से आता है कि विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। और तीसरा प्रश्न बनता है
आपको ऐसे दो शब्द दिए रहेंगे, मध्य धन अवधि, इनको जोड़कर क्या बनेगा। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग। ये दिया है विद्यार्थी। किसी को भी तोड़ने से पहले या विच्छेद करने से पहले इसके हम नियमों पे चर्चा करते हैं। यहां पर ये तीन शब्द दिए हैं, आ, ई और उ। ये तीन शब्द या तीन वर्ण इस संधि की पहचान है, दीर्घ स्वर संधि की पहचान है। बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा उ। यहां पर हमको बड़ा आ दिख जाता है और जैसे ही हमें बड़ा आ दिखता है तो हम तुरंत आंसर लगा देते हैं कि ये संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। और इसी की सहायता से हम इसका विच्छेद भी कर पाते हैं। जहां पर हमको दिखा कि यहां संधि है, उसके पूर्व का और उसके बाद का वर्ण पूरा लिख दिया जाता है। यहां पर आ की मात्रा के पहले क्या आएगा, तो यह आएगा विद्य। किंतु हमें पता है विद्य जैसा कोई शब्द हिंदी भाषा में होता नहीं है, शब्द होता है विद्या। अब ये विद्य का विद्या इसलिए हम कर सकते हैं क्योंकि यहां पर या तो छोटा चाहिए या तो बड़ा चाहिए, तो ये हमारे मस्तिष्क निर्धारित करेगा कि यहां पर विद्य आएगा या विद्या आएगा। तो हमें पता है यहां पर क्या आएगा, विद्या आएगा। इसके बाद यहां पर फिर हमको एक आ मिलता है, तो या तो अर्थी होगा या आर्थी होगा। तो हमें पता है आर्थी तो कुछ होता नहीं है, किंतु क्या होता है, अर्थी होता है। यहां से हमने इसका विच्छेद कर लिया, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। इस विच्छेद के माध्यम से ही हम इस शब्द का अर्थ भी निकाल सकते हैं। विद्या का अर्थ हमें पता है, अर्थी का अर्थ होता है चार रखने वाला, अर्थात विद्या की चार रखने वाला विद्यार्थी कहलाता है। दो प्रश्नों के उत्तर हमें यहां से मिल गए। तीसरा प्रश्न आता है इन दोनों को जोड़ने का, जो कि सबसे आसान प्रश्न माना जाता है। यहां पर देखते हैं कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वो क्या है, तो यहां मिला हमको कि आ है, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण क्या है, तो यहां पर भी हमको मिला है आ। तो हम देखते हैं जब छोटा और छोटे आ का मेल होता है तो क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर इसको बड़ा आ कर देते हैं। तो जब मध्य और अवधि का मेल होता है तो ये बन जाता है मध्यावधि। इस प्रकार से यहाँ पर तीन प्रश्नों के उत्तर हमको मिल गए। कुछ और उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है हमारे पास, युगांतर। अब यहां पर हमें देखने को मिलता है आ की मात्रा, जो कि इस संधि की पहचान है। तो इस आ की मात्रा के पहले जितना उसको हम लिख लेते हैं या युग। अब या तो युग होगा या तो युगा होगा। तो हमें पता है कि शब्द होता है युग, और इसके पीछे जितनी चीजें हैं, यहां पर मात्रा लगी आ की, तो यहां पर हो जाएगा अंतर। तो युग धन अंतर बराबर युगांतर। अगला शब्द है रविंद्र। अब रविंद्र शब्द जैसे ही हमें आया, हम तुरंत यहां पर देखेंगे कि बड़ी ई की मात्रा है, और बड़ी ई की मात्रा किस संधि में होती है, दीर्घ स्वर संधि में होती है। तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि ये किस संधि का उदाहरण है, तो यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसका विच्छेद करते हैं। अब हमें पता है कि रवि आएगा, लेकिन रवि लिखा कैसे जाता है, तो रवि कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, यह हमें पता होना चाहिए। और मात्रा यहाँ पर ई की लगी, तो यहाँ पर भी ई या ई आएगा। तो रवि को जब मैं इंद्र से मिला दूंगा तो बन जाएगा रविंद्र। अब यहाँ पर एक चीज बहुत महत्व रखती है कि हमें रवि भी लिखना आना चाहिए और इंद्र भी लिखना आना चाहिए। यदि हमें ये लिखना नहीं आता तो यहाँ पर इंद्र का इंद्र भी हो सकता है, और हमें पता होना चाहिए कि इंद्र कुछ नहीं होता, होता है इंद्र। ये ज्ञान हमें वर्तनी या शुद्ध लेख या शुद्ध वर्तनी नामक एक अध्याय होता है, उसकी सहायता से हमें इसका ज्ञान होता है। इसके अलावा बात करूं, एक शब्द है हमारे पास लघुर्मी। यहां पर हमने जैसे देखा कि बड़े ऊ की मात्रा है, तो हम तुरंत बड़े ऊ में गए और यहां से निकाल लिए कि किस संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अब यहीं से हम इसका विच्छेद करेंगे। इसका विच्छेद करेंगे तो पहले शब्द बनेगा लघु। तो लघु हमको पता है कैसे लिखा जाता है, गा में छोटू की मात्रा आती है और पीछे है उर्मी। तो ये बन गया लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी। यहाँ पर लघु का अर्थ होता है छोटा और उर्मी का अर्थ होता है लहर, अर्थात छोटी लहर। इस प्रकार से यहाँ पर हम दीर्घ स्वर संधि को समझते हैं। इसके बाद की जो संधियां हैं, इनको हम
अगले वीडियोस में या अगली कक्षाओं में इनका अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान और मेरे द्वारा पढ़ाया गया विषय आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा।